सर। नो सर। सर पर बी नॉट का हाई है तो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए ना, तो ऑर्डर 1 क्यों होगा? देखो इस प्रॉब्लम में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट, क्या क्या ऑब्जर्व किया। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो सबको करना चाहिए था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, T5/9 is 2.5 times T1/3। ठीक है, Yes. इट मीन्स इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। ठीक है, सर ये कैसे है? नहीं सर, नहीं समझा। हाँ सर, कैसे है? जस्ट गिव मी 1 minute। यस, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग आई वाज टेलिंग कि 5/9 लाइफ इज 2.5 times 1/3 life। This tells us that it is a second order reaction। Okay, सर सर कैसे? So how does it tell? नहीं समझा। देखो देखो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट रहता है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। ये 2/3 लाइफ विल बी 2 times 1/3 लाइफ। ये क्लियर है? यस। तो 5/9 जीरो ऑर्डर के लिए 5/9 लाइफ विल बी डेफिनेटली लेस देन 2 times 1/3 लाइफ। करेक्ट? सही है? Yes, sir. तो जीरो ऑर्डर तो है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वी नो
that 5/9 life is 2 times 1/3 life. सर Okay, ये कैसे? भाई last class में when we were discussing methods to find order, उसमें एक ट्रिक बताई थी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड किया था हम लोगों ने। तो जब टाइम वर्सेस ए की मोलैरिटी, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है, ठीक है। मान लो टाइम t1 पे कुछ c1 दिया है, t2 पे c2 दिया है, t3 पे c3 दिया है, और इस तरह डाटा दिया है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे ऑर्डर? बताओ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड कैसे अप्लाई करोगे? सर T1 और C1 K1 के मतलब टर्म्स में हम K1 निकालेंगे, K2 निकालेंगे, उन्हें इक्वेट करेंगे। फाइंड करेंगे किस इक्वेशन से वो इक्वल आ रहे हैं, यस करेक्ट। सर। इस काम को अवॉइड करने का एक शॉर्टकट जो है वो ये है कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, सपोज तुम्हें ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी। अब इसमें इस डाटा में क्या स्पेशल चीज है? टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये जो वैल्यूज हैं कंसंट्रेशंस की, ये होंगी एपी में। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, सिर्फ देख के ही तुरंत लिख देना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये होंगी जीपी में अगर फर्स्ट ऑर्डर है, और ये होंगी एचपी में अगर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। याद रहेगा ये? यस सर, यस सर। तो 2/3 और 4/9, 2/3 का स्क्वायर है ना। यस सर। यस सर, अब ये रिलेशन समझ में आ रहा है? यस सर। फिर जीपी वाला, जीपी वाला, अब वो एचपी वाला है। भाई सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/3 लाइफ कितनी होगी, निकालो। 1/k, 1/3 रिएक्ट हो गया तो बचा कितना होगा? 2/3। ये होगी सेकेंड ऑर्डर की 1/3 लाइफ। बोलिए, क्लियर? यस। और 5/9 लाइफ क्या होगी सेकेंड ऑर्डर के लिए? 5/9 रिएक्ट हो गया तो 4/9 बचा। सही है? यस सर। समझ में आया? यस सर। सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आपने ये जो टेबल वाला डाटा है इससे आपने कैसे निकाला फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर? भाई मैंने उससे ये दो चीजों से मुझे ये समझ में आ गया कि ये चीज ना तो जीरो के लिए हो सकती, ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो सकती है। समझ रहे हो? ओके, एक और बार बताएंगे समझाएंगे। भाई जीरो ऑर्डर के लिए 5/9 लाइफ विल बी लेस देन 2 times 1/3 लाइफ। यस सर। तो जीरो ऑर्डर नहीं है ये। यस सर। ऑर्डर के लिए 5/9 is twice of 1/3। तो ये समझा कि आपने उससे इंटरप्रेट कैसे किया, बट सर आप ये इक्वेशंस डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं बिना कैलकुलेशन किए? कौन सी इक्वेशन? सर लाइक जैसे t2/3 = 2t1/3 एंड t5/9 is 2t1/3। भाई फर्स्ट ऑर्डर में जीपी चलती है ना।
तो 1/3 रिएक्ट हो गया, बचा कितना है 2/3, यस सर, और 5/9 रिएक्ट हो गया तो बचा कितना है 4/9। यस सर, ये जीपी में है ना नंबर्स, यस सर, ओके, मतलब इसका टाइम उसका डबल होगा। यस सर, हाँ ओके सर, समझ गया। हाँ, 1/3 सर स्क्वायर होगा ना? तो सर फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं आया फिर सर? हो रहा है सर सेटिस्फाई, क्या? सर सेटिस्फाई हो रहा है, जीपी तो आ रहा है, तो सर फर्स्ट ऑर्डर लिया क्यों नहीं? अरे यार वो तब लेते ना जब इक्वल टाइम इंटरवल होता है, यहाँ कहाँ इक्वल टाइम इंटरवल मिला। ओके ओके। 5/9 लाइफ 2 टाइम्स होगी 1/3 लाइफ की फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी भी डाउट है? सर यहाँ पे सी नॉट ए नॉट का कंसंट्रेशन है या बी नॉट का टोटल? ए नॉट का होगा ऑब्वियसली। ओके सर। अगर अभी भी डाउट है तो घर में होमवर्क करना। हाफ लाइफ, 1/4 लाइफ, 3/4 लाइफ, और 1/3 लाइफ, 5/9 लाइफ, और 2/3 लाइफ, इनके बीच जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के कोरिलेशन ढूंढना। ठीक है, तो इस तरह की सब इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगी। ओके, ओके सर, यस सर। फर्स्ट ऑर्डर की एक ये भी इक्वेशन तुम लोग को मालूम होगी, T3/4 is 2 times T½ करेक्ट। यस सर, यस सर। यस सर। तो इस तरह के रिलेशंस याद होंगे तो प्रॉब्लम में देखते ही समझ में आ जाएगा कि किस ऑर्डर की बात हो रही है। ओके, चलें आगे। हाँ, तो अगेन आई विल स्टार्ट। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिली? T5/9 is 5/2 times T1/3, which implies that this is a second order reaction. सही है? ओके, यस सर। अगली ऑब्जर्वेशन क्या नोट की इंपॉर्टेंट, कोई बता सकता है? एक टाइम से So B naught is very greater than A naught. B naught is in B excess. naught, B naught by A naught is 2 only. सुनो, सर 1/4 से टाइम लेट ये चेंज हो रहा है एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में। पहला ऑब्जर्वेशन था वो हमने इन दो इंफॉर्मेशंस को कंपेयर किया, करेक्ट? 5/9 लाइफ और 1/3 लाइफ को कंपेयर किया, करेक्ट? दूसरा कंपैरिजन हम लोग ये भी कर सकते हैं ऐसे। ये कंपैरिजन करने से क्या मिल रहा है कि अगर हम मोलैरिटीज डबल कर रहे हैं तो 1/3 लाइफ हो या 5/9 लाइफ हो, वो 1/4 हो जा रही है, करेक्ट? Yes sir. तो अगला ऑब्जर्वेशन है, अच्छा हम लोग को मालूम है ना हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल होती है, बताओ जरा। C naught raised to 1 minus है। भाई ये रिलेशन हाफ लाइफ के लिए ट्रू नहीं है, ये रिलेशन किसी भी 1/xth लाइफ के लिए ट्रू है। 1/3 के लिए लगा लो, 1/4 के लिए लगा लो, जिसके लिए मन है लगा लो, ठीक है? ओके, Yes, sir. हाफ लाइफ मेथड में स्पेशल नोट कि वी कैन अप्लाई दैट मेथड फॉर एनी फ्रैक्शनल लाइफ। ओके, कर लिया सबने? तो यहां हमने क्या ऑब्जर्व किया? ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशंस क्या हो रहा है? 1/4. 1/3 life is
reducing by factor of 4. सही है? तो इससे क्या कंक्लूजन आ गया? ऑर्डर इज 3. ये क्लियर है? तो ये वाला पार्ट नहीं समझा क्योंकि बी नॉट का फिर कैसे आया इक्वेशन? बी नॉट की इक्वेशन में फिर चले गए तो मैं तो सिंपल एक ये कंसेप्ट लगा रहा हूं, टी नॉट और टी 1/3 ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 अपॉन टी 1/3 ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 is equal to C naught of experiment 1 upon C naught of experiment 2. ठीक है? यस सर। रेस टू पहले वाले एक्सपेरिमेंट का 30, दूसरे का 7.5 और पहले एक्सपेरिमेंट टू दूसरे एक्सपेरिमेंट की मोलैरिटीज का रेशियो 1:2. सही है? यस। तो 4 is equal to 2 raised to n minus 1, तो n is 3. ओके। मैं तो ये सिंपल कह रहा हूं, ठीक है? तो ये देखो, अब ध्यान से सुनना, येलो कंपैरिजन से मुझे क्या मिल रहा है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। सेकेंड ऑर्डर मिल रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मिल रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं, ओके सर। ऑर्डर रिएक्शन मिल रहा है. और ऑरेंज कंपैरिजन से मुझे क्या मिल रहा है? थर्ड ऑर्डर. तो दो इंफॉर्मेशन सेम प्रॉब्लम की कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा दे रही है. एक इंफॉर्मेशन से सेकेंड ऑर्डर मिल रहा है और एक इंफॉर्मेशन से थर्ड ऑर्डर. और ये तो होना ही था. क्यों होना था? क्योंकि इस प्रॉब्लम की तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो थी B naught is much greater than A naught. ठीक है? अब ध्यान से सुनो, येलो कंपैरिजन में हमने क्या किया है? 1/3 और 5/9 लाइफ कंपेयर की है. करेक्ट? मतलब एक रिएक्शन कंटेनर में चल रहा है और अलग अलग टाइम पे हम उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. ओके? यस और नो? यस सर. तो एक रिएक्शन चल रहा है, अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्डर मिलेगा वो डेफिनेटली ऑर्डर, दैट ऑर्डर विल बी विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट ओनली. क्योंकि अगर एक रिएक्टेंट तुमने बहुत एक्सेस में लिया हुआ है तो जब रिएक्शन चल रहा होगा तो उस एक्सेस रिएजेंट की तो मोलैरिटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क आएगा ही नहीं. दैट विल बी कांस्टेंट. तो वो तो के में इंक्लूड हो जाएगा. के में इंक्लूड हो गया तो हमें ऑर्डर तो केवल लिमिटिंग रिएजेंट वाला मिलेगा ना. समझे? यस सर. तो ये जो सेकेंड ऑर्डर मिला ये किसके रिस्पेक्ट का ऑर्डर है? ए. लेकिन जब वर्टिकल कंपैरिजन किया दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, मैंने बी की मोलैरिटी भी डबल की, तो ये जो ऑर्डर मिलता है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग एज वेल एज एक्सेस रिएजेंट. क्योंकि यहां अगर तुमने बी डबल किया तो भाई वो के भी तो डबल हो गया. बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट के में इंक्लूड हो जाएगी ना. करेक्ट? यस सर. कर सकते हैं वाला. भाई हम लोग इसमें क्या हो रहा है, बी बहुत ज्यादा लिया हुआ है. करेक्ट है ना? यस सर. तो इसका जो रेट लॉ है वो ऐसे है कि a रेज टू x b रेज टू y. यस सर. बी बहुत ज्यादा लिया हुआ है तो ये पूरी चीज एक कांस्टेंट बन गई है. करेक्ट? यस सर. तो जब हम एक रिएक्शन के
अलग अलग टाइम में कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी, हमें रेट का चेंज केवल इस एक्स की वजह से दिखेगा। यस सर। लेकिन अगर हम दो एक्सपेरिमेंट में ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन बदलेंगे तो भाई ये बी बदला तो ये पूरी चीज भी तो बदलेगी। यस सर। तो मतलब y और x दोनों के टोटल लोग चेंज रेट का चेंज डिसाइड करेंगे अब। यस सर। तो वर्टिकल कंपैरिजन, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट का डाटा जब कंपेयर करते हैं तो हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिलता है। जब एक ही रिएक्शन में अलग अलग टाइम पे डाटा कंपेयर करते हैं तो हमें ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट मिलता है केवल। ठीक है, समझ में आया? सर हाँ सर इससे हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 आ गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने जो वर्टिकल कंपैरिजन किया है उससे हमें 3 आ गया, राइट? वेट, यहां से x मिला 2, यहां से मिला x प्लस वाई 3, तो x2 हो गया, y1 हो गया, और z पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेसिंग रिएक्शन। चलती हुई रिएक्शन का तो मैं ऑर्डर 2 ही लिखने वाला है। दिस इज अ सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। प्रोग्रेसिंग रिएक्शन का ऑर्डर क्या दिखेगा? 3 नहीं दिखेगा, कभी 2 दिखेगा। ओके, यस सर। प्रोग्रेसिंग रिएक्शन का मतलब क्या हो सकता, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसा बोल रहे हो? प्रोग्रेसिंग का क्या मतलब होता है यार? आगे बढ़ते जाना। तो आगे रिएक्शन बढ़ते जाना मतलब रिएक्शन हो रहा है। हाँ, तो फिर सर टाइम अलग अलग टाइम पे चेक करना पड़ेगा, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू ए वाला ही आ जाएगा ना इसमें। और मैंने कुछ अलग लिख दिया है। अच्छा ओके, समझा समझा। मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर क्या क्या थे? क्या थे मेथड्स, बताओ जरा। सर यूनिट्स ऑफ के, रेट ऑफ के वाला तो छोड़ दो, वो तो एक ट्रिक है, मेथड नहीं। ग्राफिक ग्राफिकल मेथड, मेथड, इंटीग्रेटेड Integrated रेट लॉ, हाफ लाइफ half life, हाफ लाइफ मेथड, initial rate method. इनिशियल रेट मेथड। वेट, ये दोनों मेथड देखो कैसे किस चीज पे थे? एक ही रिएक्शन में अलग अलग टाइम पे कंपैरिजन था ये। Yes, sir. हाफ लाइफ और इनिशियल रेट मेथड क्या थे? मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स डेटा से। ये दोनों इसीलिए करते हैं ताकि हमें पूरी डिटेल मिल जाए, कहीं सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स तो नहीं है। समझ में आया ये डिफरेंस इनका? मतलब ग्राफिकल और आईआर से हमको सूडो ऑर्डर मिलते थे। ग्राफिकल और आईआर से अगर एक्सेस वाला, अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में है तो ग्राफिकल और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से जो ऑर्डर मिलेगा दैट विल बी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। ओके। अगर ए और बी में इतना डिफरेंस ना होता, अगर ए और बी की मोलैरिटी बराबर होती या कंपेरेबल होती, तो चाहे तुम हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन कर लो चाहे वर्टिकल कर लो, दोनों ओर से थर्ड ऑर्डर मिलता। ओके, ओके सर। समझ में आई ये बात? यस सर। हाँ सर। सोचा था ये सब तुम लोगों ने प्रॉब्लम में? नो सर। नो सर। इस तरह सोचा जाता है सब। पहले क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, ये 3 ऑब्जर्वेशंस करनी थी इस प्रॉब्लम में। सर आपने उधर टी हाफ प्रोपोर्शनल टू सी नॉट पावर 1 माइनस n को टी 1/x कैसे लिख दिया? nth ऑर्डर की जनरल इक्वेशन याद है? जनरल nth ऑर्डर काइनेटिक्स की 1/n - 1
1 by a raised to n minus 1 minus 1 by c naught raised to n minus 1 is kt। ये थी इक्वेशन। Yes, sir. तुम्हें t1 by x निकालना है, मतलब 1 by x फ्रैक्शन रिएक्ट हो गया, करेक्ट? Yes. तो कितना होगा ये? अगर 1 by x फ्रैक्शन रिएक्ट हो गया तो बचा कितना होगा? c naught 1 minus 1 by x this whole raised to n minus 1 minus 1 by c naught raised to n minus 1। सही है? Yes, sir. And you can see this whole thing is proportional to c naught raised to 1 minus n। Okay, thank you, sir. सर सूडो ऑर्डर सिर्फ एक्सेस के केस में होगा ना, कोई एक एक्सेस में हो तो अगर लाइक एक रिएक्टेंट दूसरे से बहुत ज्यादा हो। सर तो फिर अगर लाइक दिख ही रहा है कि एक्सेस में नहीं है तो फिर दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तब दोनों चेक करने की जरूरत है। ओके सर। तो मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर क्लियर हुआ? Yes, sir. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम में मैंने पिकअप किए हैं। ये जनरली तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेंगे, समझ गए हो? ये यस सर। और ये इनके रिलेशन भी घर पे थोड़ा मेहनत करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज करके रख सकते हो। ओके, इस तरह के रिलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? Yes, sir. चलो अगले सेक्शन पे चल रहे हैं। तो हमारी जो 3 कॉमन काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ठीक है? अब इनमें अगर हमें कुछ कैलकुलेशन, कुछ वर्किंग करनी है तो हमें 2 चीजें चाहिए। क्या क्या? सी नॉट मतलब इनिशियल मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट, और ए मतलब मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। ये 2 चीजें चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. बट प्रैक्टिकली हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये 2 चीजें मेजर करना। सपोज एक रिएक्शन में ऐसा लेता हूं, ये एक रिएक्शन है, ठीक है? अब ये गैस फेस रिएक्शन है, करेक्ट? यस सर। ये तो क्लोज कंटेनर में हो रहा होगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब इसमें हम अलग अलग टाइम पे एक ही मोलैरिटी निकाल पाएंगे? पॉसिबल नहीं है नहीं सर। भाई। ये क्लोज कंटेनर में हो रहा होगा रिएक्शन, करेक्ट? ये रिएक्शन तो क्लोज कंटेनर में हो रहा होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हम कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए अगर कंटेनर को खोलेंगे तो गैसेस एस्केप कर जाएंगी, करेक्ट? तो ऐसी सिचुएशन में हम मेजर क्या कर सकते हैं? इस रिएक्शन में प्रैक्टिकली क्या मेजर कर सकते हैं? प्रेशर, प्रेशर। कौन सा? पार्शियल प्रेशर, Partial. पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर कर सकते हाँ, प्रेशर मेजर कर सकते हो। एक आप पार्शियल प्रेशर कैसे मेजर करोगे? मोलैरिटी निकाल के।
तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे? वही तो नहीं निकाल सकते। तो एक गैस फेस रिएक्शन में हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? टोटल प्रेशर। ठीक है, समझे? Yes, sir. लेकिन हमारी इक्वेशंस के लिए हमें क्या चाहिए? मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन। हमें मोलैरिटी ऑफ ए चाहिए। अब ये कन्वर्जन कैसे करें? तो इसके लिए हमें दो चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस सेक्शन में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि हर बार हमारे लिए प्रैक्टिकली मोलैरिटी मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट किसी और प्रॉपर्टी का होगा। उस प्रॉपर्टी से हमें मोलैरिटी निकालनी होगी रिएक्टेंट की, और ये काम करने के लिए हमें दो चीजों की हेल्प लगेगी। पहली होगी रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री, और दूसरा होगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमारी मेजर्ड प्रॉपर्टी को मोल्स या मोलैरिटी से रिलेट करे। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे कि यही एग्जाम्पल अगर मैं लूं, ये गैस फेस रिएक्शन वाला एग्जाम्पल लूं, A gas going to B gas प्लस C gas, इसमें हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? टोटल प्रेशर। तो मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे मैंने टोटल प्रेशर मेजर किया, P0 था। किसी टाइम t इक्वल टू T1 पे ये प्रेशर हमें मिला P1। अब इससे हमें क्या क्या निकालना है? C0 और A। तो हम कैसे बनाएंगे स्टोइचियोमेट्रिक टेबल? इनिशियल मोल्स इसके मान लो N0 0 0, N0 माइनस x 2xx। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यस तो पहली इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? सर, n is directly proportional to p। N0 into RT by V is P0, Yes, sir. और टाइम t पे टोटल मोल्स कितने हो गए हैं? N0 plus Not plus 2x plus into RT by V is equal to P1। करेक्ट। Yes, sir. अब हमें निकालना है C0। C0 क्या है? N0 by V, क्या हो गया? P0 by RT। करेक्ट। और हमें निकालना है A, which will be N0 minus x by V। सही है? कितना हो जाएगा? P1 by RT. नॉट है P0 V by RT, और दूसरी इक्वेशन से x कितना होगा? P1 V by RT माइनस N0 होल अपॉन 2 बाय V। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो क्या हो जाएगा? P0 माइनस
P1/2 प्लस P0/2 RT, तो ये हो जाएगा 3P0 माइनस P1/RT बाय 2R। सही है? यस सर। अब P0 और P1 तो हमने मेजर करे ही है, करेक्ट? यस सर। RT is that proportionality constant, correct? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो यही मैं कह रहा था कि स्टोइचियोमेट्री चाहिए होगी। ओके, यस सर। और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए होगा। समझ में आया इतनी बात? Yes, sir. हाँ सर। और ये भी लिख लेते हैं, गैस फेस रिएक्शन में जैसे हम लोग टोटल प्रेशर मेजर करते हैं, और अलग अलग रिएक्शन 2-3 देख लेते हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो हम लोग क्या मेजर करेंगे? ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन। तो हम लोग मेजर करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। अगर एसिड्स या बेसेस हैं रिएक्शन में, डिसोसिएशन कांस्टेंट। पीएच। सैंपल निकाल के उसको टाइट्रेट करेंगे मोलैरिटी पता करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मेजर करेंगे, करेक्ट? लिक्विड फेज रिएक्शन है जिसमें एक गैसियस प्रोडक्ट है, हैविंग अ गैसियस प्रोडक्ट। तो इसमें हम गैस को स्टैंडर्ड प्रेशर पे कलेक्ट करके वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेशन कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मोल से। अच्छा ओके सर। अच्छा, इसमें अब एक और चीज कर लेते हैं। अब कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म। replaced by other terms. In first order kinetics. फर्स्ट ऑर्डर में देखो C0 और A रेशियो में अकर कर रहे हैं, करेक्ट है ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो मान लो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, 2A goes to 3B plus C, और हम इसमें कोई प्रॉपर्टी Q मेजर कर रहे हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रॉपर्टी की वैल्यू मेजर की Q0, t इक्वल टू t पे मेजर की Q1 या QT, t इक्वल टू इंफिनिटी पे मेजर की Q इंफिनिटी। ठीक है, ओके? Yes, sir. क्यू क्या था? कोई भी प्रॉपर्टी है जो हम मेजर कर रहे हैं। ओके। अब जरा टेबल बना लें इसकी। ठीक है, करेक्ट? ठीक है, Yes, sir. अब ये Q0 की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। मान लो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्मॉल q है, ठीक है?
तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? क्यू ए टाइम्स एन नॉट, करेक्ट? Yes, sir. क्यू टी की So why QA like आप- subscript A? हम और जनरल केस ले रहे हैं कि ए बी सी तीनों के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग अलग है। Oh, okay, sir. क्यू टी क्या होगा? सर यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा मोल से। वैसी चीज मेजर करेंगे जो मोल से प्रोपोर्शनल हो। अच्छा, सही है? सर ये यस सब सर। रिलेशंस है ना विद ये इन, हम्म, ये सब रिलेशंस लिखे हैं ना आपने अभी। हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी है भाई, जो भी प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं वो मोल से प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को स्मॉल क्यू मान लिया। ओके सर। अब हमें सर आपने बोलो, सर आपने किसको स्मॉल क्यू माना है? जो मोल और जो भी प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं उसके बीच के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को स्मॉल क्यू माना है। ओके सर, ओके सर, यहाँ थैंक यू सर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या हो जाता? आरटी। मोल्स और मेजर्ड क्वांटिटी के बीच जो क्या नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, समझे? यस सर, यस सर। चलो, तो अब इसका अगर हमें के लिखना होता तो कैसे लिखेंगे बताओ जरा? 1/t ln C0/A, correct? Which I can write 1/t ln n0 upon n0 minus 2x, सही है? Yes, sir. Yes, sir. And which you can see from the above equations you will get 1/t ln ठीक है? हाँ सर, ये नहीं समझा कैसे। The last that we saw. नहीं समझेगा। हाँ सर। क्यू इंफिनिटी माइनस क्यू जीरो लिखो, ये जो लिखे हैं एक्सप्रेशन, इनसे क्या होगा? एन नॉट कॉमन लेके क्या होगा देखो, Oh, okay, sir. Understood. क्यू बी प्लस हाफ क्यू सी माइनस क्यू ए, ठीक है? और क्यू इंफिनिटी माइनस क्यू टी करो जरा, पहली टर्म से एन नॉट कॉमन लो, और बाकी टर्म से माइनस 2x कॉमन लो। Yes, so same order. ये रेशियो लोगे, ये ब्रैकेट वाली टर्म पूरी कैंसिल। Got it, sir. Yes, sir, got it. अब देख रहे हो इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? अब ये कैलकुलेशन, अगर मुझे ये तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यूज दी गई है तो मुझे क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए? अब No, नो सर। Sir. नो सर। मुझे स्टोइचोमेट्रिक करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं, तो हमेशा यही रिजल्ट आना है भाई। 2, 3 इन नंबर से इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। Yes, sir. so cancel.
तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कभी भी अब हमें कुछ भी और टर्म रिप्लेस करके डाटा दिया जाएगा, हम सीधे ये एक्सप्रेशन लगा देंगे। करेक्ट? Yes, sir. ये जरूर हो सकता है कि हमें 3 टाइम पे वैल्यूज चाहिए। कब कब? 0t इंफिनिटी। 0t इंफिनिटी हमें 2 पे दी जाएंगी, या तो 0t पे या t इंफिनिटी पे। तीसरी हमें खुद से निकालनी होगी। तो मानो ऐसा एक एग्जाम्पल है, A गैस गोज टू 3B गैस प्लस C सॉलिड, और टोटल प्रेशर मेजर कर रहे हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पे हमें दिया है P0, t इक्वल टू T1 पे दिया है P1, बोला है K निकालो। तो अब हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन? इन्फिनिटी वाली वैल्यू हमें नहीं दी, कैसे निकाले भाई? स्टार्टिंग में अगर इसके n0 मोल्स हैं तो इन्फिनिटी पे ये 0 होगा, इसके 3/2 n0, इसके n0/2, करेक्ट? तो 2p0 हो जाएगा। स्टार्टिंग में n0 मोल से कितना प्रेशर है? P0। तो इन्फिनिटी में 3/2 n0 मोल से कितना होगा? 3/2 P0। तो ये हो गया इन्फिनिटी का प्रेशर। डाउट है सर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे रिएक्टेंट 0 होता है। कोई भी ऑर्डर होगा कि इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर पे तो वो पहुंच जाता है ना कंप्लीशन पे। हर ऑर्डर इन्फिनिटी टाइम पे कंप्लीशन मानेंगे। ओके सर, समझ में आ गया? चलो बुकलेट ओपन करो। बुकलेट में कहाँ? पर अगर T1 नहीं दिया तो क्या करते थे? इन्फिनिटी का देते, इन्फिनिटी से ऐसे ही पीछे का निकाल लेते। अच्छा 2 वैल्यूज देंगे तुम्हें। अच्छा, ओके सर। बुकलेट ओपन करो। 37 to 45 FBS कंप्लीट करो। सर एक बार आप सारे पेजेस दिखा देंगे स्टार्टिंग से? यस सर प्लीज। यस सर। कंसंट्रेशन टर्म पर। क्या बोल रहे हो? सर एक बार सारे पेजेस दिखा देंगे कंसंट्रेशन टर्म जहाँ से स्टार्ट किया। सर इसके भी पहले। यस सर इधर। The next page. So next page. हो गया? तो मतलब t इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए किसी भी रिएक्शन के लिए 0 हो जाता है ना रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट? हाँ। ओके सर। सर यहाँ पे हर जगह हम लोग a को 1 मान रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हमेशा a को 1 मान रहे हैं। तो एक बार आप कंसंट्रेशन टर्म्स के पेज पे जाएंगे इससे पहले के पहले पे।
हाँ सर, मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा कि आपने तीनों रिएक्टेंट्स के लिए एबीसी के लिए जो हम क्यूटी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके लिए आपने क्यूए क्यूबी किसी कॉन्स्टेंट्स अलग माना है सर। बट अगर कोई एक प्रोपोर्शनैलिटी तीन चीजों के प्रोपोर्शनल होती है कोई एक प्रॉपर्टी, तब मल्टीप्लिकेशन होता है ना कि एडिशन। तो ऐड क्यों की है सर? इसके पहले वाला पेज दिखाइए ना। क्या बोल रहे हो? सर मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी तीन चीजों के प्रोपोर्शनल हो गई तो उसे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपने तो ऐड कर दिए। इसी बात को अपने मन में जरा 2-3 बार बोलो और समझ में आएगा तुम क्या बोल रहे हो। मतलब बिफोर आई एक्सप्लेन इट टू यू, प्रेशर तीन गैसों के मोल्स के प्रोपोर्शनल है, तो तुम तीनों गैस के प्रेशर मल्टीप्लाई कर दोगे, करेक्ट? तो ऐड होगा। समझ गए सर, सॉरी। चलो करो प्रॉब्लम्स। सर मुझे इस पेज पे एक डाउट था। बोलो। सर यहाँ पे हम लोग ने ए को 1 नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो जो 2a है उसका एक कोएफिशिएंट है, तो a इज इक्वल टू 2 होगा ना, तो a k इज इक्वल टू 1/t1 होगा ना। एक कितना है? 2 हो जाएगा ना उसका वैल्यू। तो 2k को मैं k डैश नहीं लिख सकता? हाँ सर। तो ये मैं कह रहा हूँ k डैश है। अच्छा, तो एग्जाम में हमको फिर k डैश कंसिडर करना है फिर 2k लिखना है? प्रॉब्लम में बहुत क्लियर होगा, ठीक है? अच्छा ठीक है सर।
सर 37th में मतलब लाइक ABC का वो फेस नहीं लिखा हुआ है क्या सर वैसे तो सो व्हाट डू वी टेक? सफिशिएंट डाटा गिवन है, ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ो।
चलो इन प्रॉब्लम्स को कल डिस्कस करेंगे, ओके? सर बस एक छोटा सा डाउट था, आपने के डैश को 2 टाइम्स के क्यों लिखा है यहाँ पे? अरे यार, मैं के को रेट कांस्टेंट ऑफ ए भी बोल सकते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू ए, यस सर। ठीक है? अच्छा ओके सर। एक छोटा सा डाउट था फर्स्ट क्लास से। सर फर्स्ट क्लास में हमने एक इक्वेशन लिखा था 1/dA/dt इज 1/dB/dt, और CD के लिए भी ऐसा लिखा था -10 उसके हिसाब से। तो सर वो तभी वैलिड होगा ना जब LR का कोई चक्कर ही नहीं होगा, रिएक्शन में सब प्रॉपर अमाउंट्स में होंगे, चारों रिएक्टेंट इक्वल होंगे तो। ओके सर। और सर अगर जो T हाफ वगैरह हम निकालते हैं वो चलो we'll discuss these problems tomorrow, okay? सर मुझे आयनिक में एक छोटा डाउट था, पूछ सकता हूँ? कल सबक कल पूछना, ठीक है? सर छोटा सा ही था बोलो। सर, बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि अमोनियम बाइसल्फेट एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा कि नहीं। बनाएगा। सर उसका रीजन क्या है? तो 4 माइनस एसिड है, क्या सर? HSO4 माइनस एसिड है। ओके सर।